हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको मतलब बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम आज फुल्ली एक्सप्लेनेशन में कवर करेंगे। एक एक वर्ड जो हमने प्रोफोर्मा के अंदर पढ़ा था उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। अगर हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स को, आइटम्स को ऐड किया तो क्या रीज़न है, उसका डिडक्ट किया गया है तो क्या रीज़न है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस क्लियर करेगी। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप इजीली, अगर आपने आज की क्लास समझ ली तो इजीली आप प्रैक्टिकल कर सकते हो उसके बेस पे। इससे लास्ट वाली वीडियोस में हमने कवर किया था परफॉर्मा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर अभी तक आपने परफॉर्मा नहीं समझा तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो की। कहते जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं, हम मान लो शू मेकिंग है तो हमारा जो बिजनेस है वो जूतों का या फिर कपड़े का बिजनेस है। अगर कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े के बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। तो जितना भी कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, वो सारा ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर है जो शामिल किया जाएगा। कि तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो परचेज और सेल ऑफ गुड और सर्विसेज के रिगार्डिंग आती हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है, ऑफिस के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। द बेसिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ऑब्टेन फ्रॉम कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कहता है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कहाँ से पता चलेगी, जब हम कंपेयर करके चलेंगे बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है, इसके अलावा जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी हम लेके चलेंगे। फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी टेकन एज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहते जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो कहते हैं कि नेट प्रॉफिट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो। लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए होता है। तो इस कारण से हम नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली नहीं उठा सकते, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसी नॉन कैश आइटम होती है जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाई होती हैं। तो हमें सिर्फ कैश वाली लेनी होती है, क्योंकि कैश का फ्लो देखते तो नॉन कैश आइटम्स को हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है। सच आइटम डू नॉट रिजल्ट इन द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। जो ट्रांजेक्शन नॉन कैश होती हैं उनसे ना ही तो कैश का इनफ्लो होता ना ही आउटफ्लो होता। एज सच इन ऑर्डर टू असरटेन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो यहाँ पे जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा जो प्रॉफिट डिस्क्लोज किया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। यानी कि जो नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है उसके अंदर तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी है जो दिखाई जाती हैं, जबकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो देखना होता है वो फ्लो देखना होता है कैश का। तो अगर नॉन कैश आइटम्स नेट प्रॉफिट के अंदर दिखाई हुई हैं तो उसका तो हमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से कोई लिंक दिख नहीं होता नॉन कैश आइटम का। तो इस कारण से नॉन कैश आइटम को एलिमिनेट कर देंगे जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर यूज़ करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज किया गया है वो स्टेट करता है यहाँ पे दो तरीके होते हैं यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड है जो ये हमारे सिलेबस में, इसको हम कवर करके चलेंगे। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से होती है। तो सबसे पहले जो स्टेप बनता है तो क्या स्टेप बनता है कि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर का आता है आफ्टर एप्रोप्रिएशंस। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन आता है, यानी कि इसमें सारे के सारे एप्रोप्रिएशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो घटाने के बाद जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया वो वाला है। अब इसको हमें बिफोर करना है, बिफोर किसका, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
अगर क्वेश्चन के अंदर हमें रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही हम प्रॉफिट को शामिल करते हैं, तो फिर जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय माइनस की थी, अब दोबारा उसको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे प्रपोज डिविडेंड लेना है प्रीवियस ईयर का, इन टर्म डिविडेंड लेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर के दौरान पे किया गया होगा। जो भी ट्रांसफर टू रिजर्व्स किए गए हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो करंट ईयर का बनाते हैं हम, इसमें मेड वाला आता है, लेस कर देते हैं जो रिफंड ऑफ टैक्स होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो डेबिट की जाती है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो ऐड कर दी जाएंगी। और जो क्रेडिट की गई हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्स्ट्रा आइटम, वो हम माइनस करके चलेंगे। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पे कहते हैं इट मे बी नोटेड दैट जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मस्ट बी कैलकुलेट इन नोट्स बिलो। तो यहाँ पे कहता है जो ये कैलकुलेट किया जाएगा नेट प्रॉफिट, इसको हमने नोट्स के अंदर दिखाना होता है, नोट बनाया जाएगा इसका। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये डिविडेंड है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, टैक्सेशन है, ये क्यों ऐड किया गया है। तो इसकी क्लैरिटी मिलेगी हमें ऐड क्यों किया गया, इसके रीज़न पता चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन से। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। कि जो प्रपोज डिविडेंड होता है ये कॉन्टीजेंट और इवेंट जो बैलेंस शीट की डेट के बाद ऑकर होते हैं उसके अंदर इसको लिया जाता है। प्रपोज डिविडेंड चाहे वो इक्विटी के ऊपर हो चाहे वो प्रेफरेंस के ऊपर हो, इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन है जो बैलेंस शीट के अंदर उस नाम से नहीं दिखाया जाएगा, इसको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाया जाएगा एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पेबल है। मतलब ये भी ना जब डिक्लेयर हो गया, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद ही ये दिया जाएगा। एनुअल जनरल मीटिंग जब की जाती है ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में की जाती है, हर साल ये एनुअली बिठाई जाती है मीटिंग। तो उस मीटिंग के अंदर है जो ये प्रपोज किया जाता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको इतना प्रपोज्ड मतलब डिविडेंड जो दिया जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 ईयर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 22-23 और 23 से 24। तो जो ये ईयर की स्टार्टिंग हुई होगी ये होगी 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। फिर ये ऐसे ही 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर के ये जाएगा 31 मार्च 2024 तक। तो यहाँ पे जब ये इस ईयर में लास्ट में क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग बिठाई जाती है। एनुअल क्या होता है कि जो साल में बिठाई जाती है अपने शेयर होल्डर की मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो कंपनी को संभाल रहा होता है, वो शेयर होल्डर जब बुलाए जाते हैं उसकी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, तो यहाँ पे मीटिंग में बोलता है कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए इतना डिविडेंड दिया जाएगा। तो वो डिविडेंड कौन सा कहलाता है, प्रपोज डिविडेंड कहलाता है कि जो उनको फ्यूचर में दिया जाएगा यानी कि आने वाले साल में। तो इसको हम देखो प्रपोज्ड है तो इसको तो पेमेंट तो अभी तक की नहीं गई है। तो जब कैश में लेन देन होता है तभी उसको जगह मिलती है बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे तो अभी तक पैसा इसका दिया गया ही नहीं, तो सिर्फ प्रपोज किया गया है कि आने वाले टाइम में कोई इतना डिविडेंड दे दिया जाएगा। तो इस कारण से इसको बैलेंस शीट में तो कहीं जगह मिलती नहीं है। तो फिर जो ये प्रपोज डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड जो होता है इस कारण से इसको कहाँ दिखाया जाता है, एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के रूप में इसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट के फुटनोट के अंदर। अब यहाँ पे अगर मान लो कि इस ईयर में हम आ गए हैं, तो जब हम इस ईयर के अंदर आ गए हैं तो ये हमारे लिए कौन सा ईयर बन जाता है, ये बन जाता है करंट ईयर। तो ये हमारे लिए करंट ईयर बन गया और जो ये पिछला साल है ये हमारे लिए बन गया प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया गया प्रपोज डिविडेंड अप्रूव किया गया तो वो इस साल के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पे बोला गया 2023 के एंड में कि आपको इस ईयर के लिए डिविडेंड इतना दिया जाएगा, तो ये प्रपोज डिविडेंड होगा। तो जब हम इस करंट ईयर में पहुँच गए हैं तो जो ये प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया गया था डिविडेंड, तो इस साल उनको पे करना पड़ेगा। तो यानी कि जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है वो अब इस साल उनको पे कर दिया जाएगा। तो जो ये प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, ये कहाँ से दिया गया होगा, नेट प्रॉफिट में से। तो इस कारण से फिर ये नेट प्रॉफिट में से घटाया गया होगा। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट, तो उस कारण से उसमें क्या कर दिया जाता है, इसको ऐड कर दिया जाता है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर का, जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो करंट ईयर के अंदर पे कर दिया गया होगा। तो वो जो पे किया गया वो आउट ऑफ प्रॉफिट किया होगा, तो प्रॉफिट में से वो माइनस किया होगा। तो इस कारण से हम इसको ऐड कर देते हैं जब नोट्स बनाते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो यूज़ किया जाना है।
यानी कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो प्रपोज डिविडेंड है वो तो हम इस कान से ऐड कर देते हैं, और जो करंट ईयर का हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होता है, इस कारण से उसको हम फुट नोट के अंदर जो शो करते हैं। आई होप बच्चों कि आपको ये प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमने क्यों ऐड किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है वो बनता है इन टर्म डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है हमारे पास वो बनता है बच्चों इन टर्म डिविडेंड। इन टर्म डिविडेंड जो होता है वो इन टर्म में यानी कि ईयर के मिड में जो दिया जाता है, जैसे ये 12 महीने है तो ये 6 महीने में जो होते हैं ना 6 मंथ, इसको बोलते हैं इन टर्म डिविडेंड। तो ये करंट ईयर के दौरान पे किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर पे किया जाता है, ये करंट ईयर के दौरान पे किया जाता है। तो ये जो पे किया गया है ये जो डिविडेंड है ये कहलाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ये जो डिविडेंड है किस एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों जब शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनी द्वारा, जब शेयर इशू किए गए होंगे कंपनी द्वारा तो ये पैसा आया होगा, शेयर इशू करने से कैश का क्या होगा, इनफ्लो हुआ होगा कंपनी के अंदर। तो ये कैश शेयर इशू करना किस एक्टिविटी के अंदर आता है, हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। तो जब ये शेयर इशू करके पैसा लिया गया कंपनी के द्वारा तो फिर इस शेयर्स के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो अगर डिविडेंड दिया गया इन टर्म डिविडेंड, तो इन टर्म डिविडेंड फिर किस एक्टिविटी के रिगार्डिंग होना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग होना चाहिए, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम इन टर्म डिविडेंड जो पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, दोबारा से ऐड कर दिया जाता है। बुक में एक्सप्लेनेशन भी समझाती हूँ इसकी, बुक की लैंग्वेज में क्या बोला है। जो इन टर्म डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर कहते हैं जो ये पे किया जाता है ये करंट ईयर के दौरान पे किया जाता है, लेकिन ये जो आइटम है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। इस कारण से इसको दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं हम जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। और इसको बाद में हम कहाँ दिखाते होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाते हैं, आउटफ्लो होता है इससे क्योंकि डिविडेंड पे किया जाता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है कि जब लास्ट में प्रॉफिट बच जाते हैं तो कंपनी क्या करते हैं उन बचे हुए प्रॉफिट में से कुछ ऐसे रिजर्व क्रिएट कर लेती है, यानी कि इन फ्यूचर में जो अगर जरूरत पड़ी उसको तो इस रिजर्व का पैसा इस्तेमाल करके उसके अपनी कोप अप कर सकती है उस जरूरत को। तो यहाँ पे रिजर्व कोई भी क्रिएट हो सकता है, जैसे जनरल रिजर्व भी बना सकती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए रिजर्व क्रिएट कर लेना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी वर्कर्स की ज़रूरतों को कंपनसेट करने के लिए उसकी अगर रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए रिजर्व क्रिएट कर लेना, और जो अदर रिजर्व होते हैं तो ये सारे प्रॉफिट में से मतलब प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं। तो मतलब प्रॉफिट में माइनस किए हुए हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट निकालेंगे दोबारा इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड बैक कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट में, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन किया गया है और प्रॉफिट में से डज नॉट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो, इससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता, क्या पैसा जो इससे गया नहीं है क्योंकि हमने रिजर्व कर लिया। रिजर्व करने का मतलब क्या है कि हमने अपने पास एज ए रिजर्व के रूप में इसको रख लिया, इससे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। इस कारण से इसको दोबारा क्या कर दिया था, ऐड बैक कर दिया था जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। तो अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 23-24 का। तो ये जो साल है हमारा शुरुआत हुई होगी इसकी 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर के ये गया 31 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या कर लेते हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं जिसे बोलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर किस चीज़ के लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, हम टैक्सेशन के लिए। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस साल हमारी इतनी इनकम होगी और उसके ऊपर हमें इतना टैक्स जो पे करना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में ईयर की स्टार्टिंग में ही क्या कर लेते हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं टैक्सेशन के लिए, ये मान के कि इस साल हमें इतनी इनकम हो सकती है और उस इनकम के ऊपर हमें इतना जो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसका प्रोविज़न पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं जो टैक्स मेड बोलते हैं, इसको जो नाम होता है ये होता है टैक्स मेड। तो यहाँ पे जो टैक्स मेड होता है, जो प्रोविज़न होता है यानी करंट ईयर का जो टैक्स का प्रोविज़न बनाया जाता है ये आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है। तो इस कारण से फिर जो ये प्रोविज़न होगा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का दोबारा प्रॉफिट में ऐड कर देंगे जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए।
बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसको ऐड बैक कर देते हैं नेट प्रॉफिट में, क्योंकि ये जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसका आउटफ्लो कर दिया, कैश चला गया है। ये जस्ट प्रोविज़न का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई सर्टेन अमाउंट पता नहीं होती है तो उसके लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं। तब उसको प्रोविज़न को क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि हमने अभी उसको अपने पास पैसा एज ए प्रोविज़न के रूप में रख लिया, उसकी पेमेंट जो एक्चुअल में नहीं करते हैं। उसकी जो टैक्स ये तो बनाया गया ना, स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में प्रोविज़न क्रिएट किया गया है, तो इसकी पेमेंट तो अभी नहीं की गई है। पेमेंट तो जब ईयर का एंड होगा, लास्ट में जो एक्चुअल इनकम आएगी उसके ऊपर है जब पेमेंट करेंगे, तो वो लास्ट में हम इसका हिसाब करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। लेकिन जो करंट ईयर का हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बनेगा उसका हमने क्या कर देना, इसको ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि इससे कैश का आउटफ्लो जो नहीं होता। रिफंड ऑफ टैक्स में क्या होता है, कई बार जो एडवांस टैक्स पे कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देती है। कहते हैं ये इट मस्ट हैव बीन क्रेडिट टू करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हम जब रिफंड हो जाता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड दिखाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ये डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। तो जब रिफंड होता है तो मतलब पैसा है तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, यहाँ के रिफंड हो चुका है टैक्स है जो। तो यहाँ पे इसको इनकम मान के हमने इसमें नेट प्रॉफिट जब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है तो मतलब इस नेट प्रॉफिट के अंदर ये रिफंड क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो ये ऐड है, तो नेट प्रॉफिट जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से ये रिफंड को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी करंट ईयर की इनकम है जो नहीं है। इस कारण से इसको क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इस रिफंड और टैक्सेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से बच्चों हमने एक एक आइटम का अब रीज़न जानना है कि जो ये नेट प्रॉफिट के अंदर प्रपोज डिविडेंड, इन टर्म डिविडेंड जो हमारा ड्यूरिंग द करंट ईयर पे किया गया, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इनकम टैक्स का जो क्यों हमने इसके अंदर ऐड किया, तो इसका रीज़न हमने अभी क्लियर कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जब हमने परफॉर्मा बनाया था बच्चों, तो हमने यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट यूज़ किया गया इसका तो हिसाब हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम एडजस्ट करते हैं जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो ये कौन से आइटम्स होते हैं इसको अब कवर करते हैं। तो ये स्टेप सेकंड के अंदर आती है एडजस्टमेंट करना नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, कि जो नॉन कैश होती हैं, नॉन कैश को इसलिए एडजस्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश फ्लो ही देखा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कि कितनी कैश की इनफ्लो हो रही है, कितनी आउटफ्लो हो रही है। तो जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं उसको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। नॉन ऑपरेटिंग को इसलिए एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो देखना है, नॉन ऑपरेटिंग को हम इसमें एडजस्ट करके चलेंगे क्योंकि सिर्फ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही चाहिए होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि कौन से आइटम का जो ऐड बैक करते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर, कौन से आइटम्स होते हैं जिनको हम वापस से ऐड करके चलते हैं। तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो शो की जाती हैं, किसके अंदर शो करके चलते हैं, हम एज ए एक्सपेंस के रूप में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड पे हम कुछ ऐसे आइटम्स ले लेते हैं, ऐसे कुछ खर्चे ले लेते हैं जिससे डू नॉट रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश, जिसका रिजल्ट हमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता, यानी कि उस आइटम से, उन एक्सपेंसेस से कैश का जो आउटफ्लो नहीं होता, तो ऐसे आइटम को हम नॉन कैश आइटम बोलते हैं। दीज आइटम शुड बी एडिड बैक टू नेट प्रॉफिट टू कैलकुलेट द कैश प्रॉफिट। तो हमें कैश प्रॉफिट करने के लिए हमें नॉन कैश आइटम को फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये कौन सी होती हैं, इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इसमें सिर्फ मैं आपको भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी डेबिट साइड होती है, इसकी क्रेडिट साइड होती है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखाते होते हैं डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन आ जाता है। ऐसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे फिक्स्ड असेट है, जो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन लगता है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि जो अमोर्टाइजेशन हो चुका है इंटेंजिबल असेट्स का, तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन भी लेके चलते हैं। देन हम अगर बैड डेब्ट राइट ऑफ हो जाता है तो उसको भी यहीं पे दिखाते हैं हम, बैड डेब्ट का राइट ऑफ होना, बैड डेब्ट है जो राइट ऑफ हो चुके हैं। और ऐसे ही हम नेक्स्ट दिखाते होते हैं कि अगर लॉस हो जाता है, लॉस होता है किसको, सेल करने पे फिक्स्ड असेट्स को, लॉस ऑफ सेल ऑन फिक्स्ड असेट्स को अगर सेल करके लॉस होगा तो वो भी हम यहीं पे दिखाते हैं।
ऐसे ही अगर कोई इंटरेस्ट पे किया गया है, इंटरेस्ट पे किया गया जो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म या फिर जो शॉर्ट टर्म हमारी बोरोविंग्स होती हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हम यही दिखाते हैं। ऐसे जो प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं यानी क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न भी हमारा यहीं पे आता है, चाहे वो हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हो, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड सेबल हो, प्रोविज़न फॉर ऑफ एक्सपेंसेस हो। तो यहाँ पे हम दिखाने के बाद हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो आया है, इस नेट प्रॉफिट के अंदर यानी कि ये सारे के सारे खर्चे क्या किए हुए हैं, माइनस किए हुए हैं, तो तब हमारा नेट प्रॉफिट आया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें हम सारे आइटम को लेके चलते हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग भी आ जाती है, यहाँ पे ऑपरेटिंग भी आ जाती है, नॉन ऑपरेटिंग भी आती है, कैश भी आ जाती है, नॉन कैश भी आ जाती है। लेकिन जो हमें चाहिए होती है वो सिर्फ दो ही टाइप की ट्रांजेक्शन चाहिए होती हैं, एक तो कैश और दूसरी कौन सी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला हमें चाहिए ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजेक्शन्स हमारी इसमें घटाई हुई हैं तो ये गलत घटाई हुई हैं, क्योंकि इसमें ये जैसे ये नॉन कैश होगी है, ऐसी नॉन कैश होगी, तो इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही है जो इसमें घटाई हुई है। तो हमें तो सिर्फ कैश और ऑपरेटिंग चाहिए होती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड बैक कर देंगे। तो एक एक करके हम इसका एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, बुक में क्या लिखा है। सबसे पहले आते हैं डेप्रिसिएशन। देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम फिक्स्ड असेट्स को यूज़ करते हैं तो उसका डेप्रिशिएट होते हैं, वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो मशीनें यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, तो उसको मशीनों को यूज़ करने से क्या होती है, उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है, राइट ऑफ हो जाती है, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन होना। तो यहाँ पे हम क्रिएट करके चलते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे 10% लगा लेते हैं, कोई 20% लगा लेता है, कोई कैसे, मतलब जितना उसकी रेट उसको सुटेबल लगती है उस रेट से हर कोई डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न है जो क्रिएट कर लेता है। लेकिन इससे क्या होता है कि देखो ये ऑपरेटिंग तो जरूर है क्योंकि बिजनेस के अंदर है जिसका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये नॉन कैश होती है। नॉन कैश का मतलब क्या है कि इससे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट किया जाता है इसका, तो उसको प्रोविजन को है जो जस्ट क्रिएट किया गया उससे कैश गया नहीं है, तो इस कारण से इसको दोबारा से क्या कर दिया जाता है, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक कर दिया जाता है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं जो डेप्रिसिएशन जो होता है उसको एक्सपेंस के रूप में हम दिखाते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इससे जो नेट प्रॉफिट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है विदाउट रिड्यूसिंग द कैश बैलेंस। तो यहाँ पे कैश बैलेंस जो रिड्यूस नहीं होता क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होती है हमारे लिए, हैंस इट इज एडेड बैक। तो इस कारण से इसको दोबारा से ऐड कर दिया जाता है प्रॉफिट के अंदर अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कैलकुलेट करना है। ऐसी नेक्स्ट हमें अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस या फिर इंटेंजिबल असेट, जो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती हैं उसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन, जो इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती है उसके ऊपर लगता है अमोर्टाइजेशन। जब इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू डाउन जाती है उसको बोलते हैं कि ये अमोर्टाइज हो चुकी है, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड जो दिखाते हैं। कहते हैं व्हेन दीज असेट आर रिटन ऑफ, कहते हैं जब इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ हो जाती हैं तो इसको हम एज ए एक्सपेंस मान के या लॉस मान के प्रॉफिट एंड लॉस की साइड है जो इसको दिखा देते हैं। लेकिन इनकी वैल्यू के राइट ऑफ होने का मतलब यही नहीं है कि इसकी कैश की जो पेमेंट की गई है हैंस दे आर एडेड बैक, तो इस कारण से इसको दोबारा ऐड कर दिया जाता है प्रॉफिट के अंदर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो इनमें कौन सी असेट को शामिल करते हैं, जैसे गुडविल का राइट ऑफ होना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के राइट ऑफ होना, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर रिटर्न ऑफ होना और ट्रेडमार्क और पेटेंट राइट ऑफ जो रिटर्न ऑफ हो चुके हैं। तो इनको हम लेके चलते हैं अमोर्टाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल जो किया जाता है वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग किया जाता है, जबकि अमोर्टाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल जो किया जाता है वो इंटेंजिबल असेट्स के रिटर्न ऑफ के रिगार्डिंग किया जाता है, जिसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जो आ जाते हैं। उसके बाद हम लेके चलते हैं बैड डेट राइट ऑफ, जिसको हम डेबिट साइड दिखाते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो इसको भी दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं जब नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। देन आते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स में क्या है कि हमने फिक्स्ड असेट्स को सेल किया तो उससे लॉस हो गया। तो देखो ये है तो कैश में ट्रांजेक्शन, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है। क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इसलिए एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो कि हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो जो कपड़े को बेच रहे हैं हम, तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो कई बार क्या होता है कपड़े को रखने के लिए हम लकड़ी के जो ढांचे इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं,
अगर मान लो उन फर्नीचर को सेल करके लॉस हो गया तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। इस कारण से इसको हम ऐड करेंगे प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जनरली कहता है जो दिखाया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाया जाता है। इसको ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। जो नेट प्रोसीड मिलता है हमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, उसको शो किया जाता है इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होती है। तो इसका जो सेल का अमाउंट होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लो की साइड है जो हम दिखा देंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ब्रोविंग्स की, जो इंटरेस्ट पे किया गया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ब्रोविंग्स के ऊपर। तो जब हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ब्रोविंग्स लेते हैं, उधार उठाते हैं पैसा, तो पैसा उधार उठाना हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो जो इसका इंटरेस्ट होता है ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। इस कारण से इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाया तो दोबारा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर बाद में इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से इसको माइनस करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। कि जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म ब्रोविंग जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया, ऐसे शॉर्ट टर्म ब्रोविंग्स जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, तो इसको दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं जब हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि जो ये खर्चे होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, तो इस कारण से इसको जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी उसमें आउटफ्लो के रूप में इसको दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, जो प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं ये प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब कैश का आउटफ्लो नहीं होता, ये जस्ट क्रिएट कर लिया जाता है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी पार्टिकुलर अमाउंट की मतलब सर्टेन अमाउंट पता नहीं होता कि एग्जैक्ट कितना उसका अमाउंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे कैश के जो आउटफ्लो नहीं होता, इस कारण से उसको दोबारा ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। कहते हैं एनी प्रोविजन क्रिएट किया गया प्रॉफिट में से, जैसे प्रोविजन इज एडेड बैक, तो कहते हैं इस प्रोविजन को ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में जब हम ड्यूरिंग द करंट ईयर कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। क्योंकि जो ये प्रोविजन होते हैं इससे प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इस कारण से इसको, लेकिन ये प्रॉफिट तो कम हो जाता है लेकिन इससे जो कैश का जो वो आउटफ्लो नहीं होता, तो इस कारण से इसको दोबारा से ऐड बैक कर दिया जाता है। जैसे प्रोविजन में आ जाते हैं डाउटफुल डेट के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल का प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस हो गए, तो ये दोबारा से क्या कर दिए जाएंगे, ऐड बैक कर दिए जाएंगे नेट प्रॉफिट के अंदर जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं क्रेडिट साइड, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है। तो क्रेडिट साइड में जब पैसा जहाँ से इनकम के रूप में आता है वो दिखाते होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि प्रॉफिट हो गया है सेल करने पे फिक्स्ड एसेट्स को, तो वो यहाँ पे हम ट्रांसफर करते होते हैं टू बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से हम इसको दिखाते हैं। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है जो हमारी आ जाती है। ऐसे अगर रिसिप्ट हुआ है इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो यहाँ पे दिखाते हैं बाय रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट की इंटरेस्ट का पैसा जो आया है, इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो पैसा है, तो उसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट आ जाती है। नेक्स्ट अगर रेंट रिसीव होता है तो वो भी हम यहाँ पे दिखाते हैं बाय रेंट रिसीव के नाम से, यहाँ पे जो इनकम को हम दिखा देते हैं, रेंट की जो इनकम रिसीव हुई है। उसके बाद अगर री ट्रांसफर किया गया है, तो यहाँ पे री ट्रांसफर किया गया जो पैसा एक्सेस प्रोविजन का, वो भी यहाँ पे जो हम दिखा के चलते हैं, एक्सेस प्रोविजन का जो री ट्रांसफर वाला पैसा होता है। तो यहाँ पे जो ये क्रेडिट साइड दिखाई जाती है, तो ये एज ए इनकम होती है कंपनी के लिए, तो ये नेट प्रॉफिट के अंदर क्या होती है, शामिल होती है। तो ये वो इनकम होती है जो कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग होती है, तो इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल है, तो ये गलत शामिल है क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग और कैश वाली ही चाहिए होती है। तो इस कारण से इस इनकम को क्या करेंगे, हम माइनस करके चलेंगे इस नेट प्रॉफिट के अंदर। तो अब इसमें एक एक करके कवर करते हैं कि क्या मीनिंग है इसका बुकिश लैंग्वेज के अंदर। कहते हैं आइटम टू डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाई गई होती हैं, लेकिन इनमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं। तो इस कारण से इन आइटम को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं प्रॉफिट में से जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो प्रॉफिट तो पैसा है यानी कैश तो है वो, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग में हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग क्यों होगा, जैसे ऑपरेटिंग का मतलब मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े का बिजनेस है तो जो कपड़ा बेच के पैसा है वो तो ऑपरेटिंग है, लेकिन कपड़े को रखने के लिए जो फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल किया गया, अगर उसको बेच के फिक्स्ड एसेट्स को कुछ प्रॉफिट होगा तो ये हमारे लिए गेन में आएगा, ये इनकम नहीं होगी है। तो इस कारण से इस गेन को है जो बिजनेस की यानी कि ऑपरेटिंग इनकम ना मान के ये नॉन ऑपरेटिंग हो जाते हैं। इस कारण से इसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। कहते हैं टोटल अमाउंट जो कैश रिसीव हुई है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से, उसको अलग से हम दिखाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसको सेल करके जो प्रॉफिट है तो वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए।
कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो ऑफ कैश होता है इसमें, क्योंकि इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, क्योंकि ये सेल करके पैसा जो आ जाएगा। देयरफॉर जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है उसको शो किया गया स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो उसका आंसर इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट जो आता है रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिविडेंड और इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगाया तो इंटरेस्ट आएगा, जब दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया तो जो डिविडेंड आएगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, फिर ये इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कोई रोल नहीं है। इसका आंसर इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। कहते हैं जो रिसिप्ट ऑन इंटरेस्ट को, डिविडेंड को, जो इन्वेस्टमेंट, ये रिसिप्ट ऑन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। हेंस दे आर डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट एंड आर शोन इन फ्लो ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि किस एक्टिविटी के अंदर दिखाया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाया जाएगा, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं रेंट रिसीव। रेंट कब रिसीव होगा, जब हमने बिल्डिंग को किराए पे दिया होगा तब रेंट आया होगा। तो बिल्डिंग किस एक्टिविटी के अंदर आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है, तो उसका रेंट भी किस एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए। इसका आंसर इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटा दिया जाता है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमारा हिस्सा होता है। इट ऑल्सो रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कहते हैं किसकी एक्टिविटी के रिलेटेड होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग होता है। इसका आंसर कहते हैं इसको डिडक्ट कर दिया जाता है जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो इसको शो किया जाएगा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी उसमें इनफ्लो के रूप में इसको शो करेंगे कि रेंट क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं री ट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन। एक्सेस प्रोविजन री ट्रांसफर होने का मतलब क्या, कि मैं आपको इसको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे 2023 का डाटा ले लेते हैं और ऐसे 2024 का डाटा ले लेते हैं। मान लो कि जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया था 14,000 क्रिएट किया था, जो 10,000 है जो यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ये 4,000 है, ये 4,000 क्या हो चुकी है, एज ए इनकम हो चुकी है। यानी कि इसको री ट्रांसफर कर देता है, एक्सेस प्रोविजन को एज ए इनकम के रूप में यहाँ पे दिखा दी जाता है। तो यहाँ पे इनकम दिखाने का मतलब क्या है कि इसमें फिर नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल है। इसका आंसर इसको डिडक्ट कर दिया जाता है जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। इस तरीके से बच्चों ये आज हमने कवर किए हैं 2 स्टेप इसके। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट 2 स्टेप और रहते हैं, वो कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।